आज के वीडियो का या फिर आप कह सकते हैं आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी। और इस टॉपिक में हम लोग आज क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, व्हाट इज द वे ऑफ डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मीनिंग, जो हमारा टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें एक वर्ड होता है पे ऑफ्स, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। पे ऑफ्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि डिसीजन मेकिंग के जो सिचुएशंस होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सिचुएशन फॉर डिसीजन मेकिंग, वो देखेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो होगा वो मैथड्स देखेंगे या टाइप्स देखेंगे, और लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो अभी मैंने आप लोगों को बताया, स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी जैसा मैंने टॉपिक बताया वैसे ही मैंने बोला, इट इज बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। इट इज बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग आप लोगों को मालूम है, डिसीजन मेकिंग इज द essential part of our life of the management comma of the administration। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो हमारा स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस करता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। अब डिसीजन मेकिंग कितना जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे खुद के लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, ऑफ द मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि डिसीजन मेकिंग जो होता है, ये जो लिखा मैंने डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए, उसका मीनिंग जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रॉब्लम्स होने चाहिए। राइट, आपके पास प्रॉब्लम्स होने चाहिए। अब जब प्रॉब्लम्स होंगे, देखिए जो पार्ट है बहुत छोटा छोटा है, मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं कि आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम्स होने चाहिए। और जब प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको मालूम है कि उसका सॉल्यूशन भी होगा, राइट। अब जब सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है वेरियस ऑप्शन, राइट। डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे लिया जाता है तो वो टॉपिक्स हमारे लिए क्या होता है, उसको हम लोग प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो प्रॉब्लम्स के लिए हमको क्या डिफाइन करना होता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जब हमको डिफाइन करना होगा तो पर्टिकुलर एक जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, वेरियस ऑप्शंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है चूज बेस्ट ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, जो सबसे बेस्ट हो। मगर किस तरीके से बेस्ट हो वो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से बेस्ट हो, अकॉर्डिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड मतलब पहले से जो स्टैंडर्ड तय किया गया है, जिस भी चीज का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो स्टैंडर्ड आपने पहले से तय किया है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें कि आपका जो प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित जिसको बोला जाता है, मतलब जो पहले से निर्धारित जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स
चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपको डिसीजन मेकिंग होती है। मैं उसको आगे थ्योरेटिकल आपको बताऊंगा भी। अब नेक्स्ट जो पार्ट होता है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये जो डिसीजन मेकिंग है, इस डिसीजन मेकिंग का वे क्या होता है। जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज के लिए हम लोग डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, दैट मीन्स वे ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है टेक्निक्स। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपके लिए टेक्निक्स। डिसीजन मेकिंग का जो वे होता है वो दो होता है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो आप सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं, क्लियर। मगर किसी भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए आपको अगर डिसीजन लेना है पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के ऊपर, तो आपको कौन सा वर्क यूज करना होगा, वे डिसीजन मेकिंग का टेक्निक्स, क्लियर है। अगर इसको आगे मैं बढ़ाता हूं, द स्टडी ऑफ टेक्निक्स अंडर डिसीजन मेकिंग, अंडर डिसीजन थ्योरी लिख दे रहा हूं। तो ये जो टेक्निक्स होती है, इसी टेक्निक्स को आप क्या बोलते हो, मेथड्स भी बोलते हो। इस टेक्निक्स को आप मेथड्स भी बोलते हो। तो ये जो टेक्निक्स या जो मेथड्स है वही किसके अंदर में आते हैं, डिसीजन थ्योरी में आते हैं। पहला पार्ट ये आप लोगों को समझ में आया। तो जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूं तो आपको क्या करना है, आपको साथ में कॉपी पेन रखना है ताकि आप इसको नोट करते जाएं। हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, इससे आगे की बात मैं आपको बताता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है, उस टॉपिक का मीनिंग। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई आपको, इसी को कंक्लूड करेंगे, मिला देंगे तो आपका मीनिंग निकलता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोग को देखना था मीनिंग। अब मीनिंग क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होने चाहिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन के लिए वेरियस ऑप्शंस होने चाहिए, उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, राइट। मीनिंग, द प्रोसेस of selecting process of selecting best option out of various available options। कैसा होना चाहिए, साथ में हम लोगों ने कहा था अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, राइट, आर नोन एज स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी, क्लियर। वो जो मैंने आपको समझाया उसी को अगर आप वर्ड्स में लिखते हो तो आपको एक प्रोसेस है, ये जो स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है बेस्ट ऑप्शन चूज करने का। और ये ऑप्शंस कहां से आएगा, आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑप्शन, जितने ऑप्शन आपके पास हैं, मगर वो ऑप्शन जो आप चूज कर रहे हो बेस्ट ऑप्शन, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा डेफिनेशन या दूसरा मीनिंग चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूं, वो भी सिंपल वर्ड में, अदर वर्ड्स में लिख देता हूं, सिंपल statical method is used in decision making in specific conditions are known as
आर नोन एज स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी। स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी ये उससे ज्यादा इजी। एक्चुअली जो था ये इंपॉर्टेंट था कि आपको डिसीजन मेकिंग क्या होता है, किस तरीके से आप डिसीजन लेने के लिए आप यूज करते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट था। मगर आपको अगर सिंपल डेफिनेशन चाहिए कि आपको किसी को बताना है कि आपका स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी क्या होता है, तो स्टैटिकल मेथड्स मैंने आपको बताया था, टेक्निक्स वर्ड और टेक्निक्स इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेथड। स्टैटिकल मेथड इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने के लिए अगर कोई स्टैटिकल टूल्स आप यूज करते हैं या टेक्निक्स यूज करते हैं या मेथड्स यूज करते हैं इन स्पेसिफिक कंडीशन। अब ये स्पेसिफिक कंडीशन क्या होता है वो मैं बताता हूं। क्लियर? अगर इस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए अगर आप यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी बोलते हैं। ये जो स्पेसिफिक कंडीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? INTY, राइट? ये जो स्पेशल कंडीशन होता है ये कौन सा कंडीशन होना चाहिए? अनसर्टेनिटी। देखिए मैं बहुत और आगे डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, पहले जो इंपॉर्टेंट था वो, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग को देखना है, मैंने एक छोटा सा वर्ड बोला था, वो बताया था मैंने आपको, पे ऑफ। देखिए बताने के लिए तो पे ऑफ छोटा सा है मगर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पे ऑफ क्या होता है। पे ऑफ तो आप हमेशा याद रखेंगे कि डिसीजन मेकिंग के लिए दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एक्शन, एक्शंस के क्या होता है, रिएक्शंस होता है, राइट? और वो जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। तो पे ऑफ के लिए दो पॉइंट्स, पे ऑफ के लिए क्या, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके लिए दो पॉइंट्स, क्योंकि सिंपल सी थ्योरी है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम्स है आपके पास और प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो बेस्ट ऑप्शन जब आप चूज करेंगे उसको, उस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। आ रही है बात समझ में? कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। जो आपने एक्शन किया उसका रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन और जो एक्शन और रिएक्शन के बीच का जो पोर्शन होता है, उन दोनों के बेसिस पे जो रिजल्ट आता है वो स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, और वो कॉन्सिक्वेंस जो होता है पे ऑफ कहलाता है। अब सिंपल सी थ्योरी में एक एग्जांपल बताता हूं, वो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइन है, एक कॉइन को आपने उछाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये ऑल आर द टॉपिक आर रिलेटेड टू एडवांस स्टैट्स और ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, एक टॉस में एक चीज तो आना निश्चित है, एक हेड या एक टेल। मगर आपने कॉइन उछाला तो कुछ ना कुछ आना है। आरी बात समझ में? तो वो रिएक्शन है, और उस रिएक्शन में जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, राइट? तो फर्स्ट थिंग आपके पास होता है एक्शन, और ये एक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट होता है कि अगर आपने कोई एक्शन लिया तो जो रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इवेंट। कोई घटना घटती है, अगर कोई एक्शन लोगे तो कोई घटना घटेगी, मतलब वो रिएक्शन हुआ। देखिए ये इवेंट अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई एक्शन लिए और उसके बाद इवेंट कहां से हो गई। तो इसलिए ये आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आता है कि भाई सिंपल सी थ्योरी है, आपने अपने दोस्त को एक झापड़ मारा, क्या होगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। वो आपको या तो गाली देगा या फिर आपको भी मारेगा। आ रही बात समझ में? तो और इस चीज को क्या बोलेंगे, एक इवेंट है, झगड़ा हो गया, एक घटना हो गई। अगर आपने उसको मारा तो झगड़ा हो गया, मतलब वो घटना घटी। नाउ रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होता है, इन दोनों का जो रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को हम लोग इस लैंग्वेज में, किसमें, स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, आर कॉल्ड पे ऑफ्स।
अब मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं, आपको समझ में आएगा कि पे ऑफ्स क्या होता है। ये आपको समझ में आया कि भाई आपने कोई एक्शन लिया, उसका जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन और एक्शन के कारण जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पे ऑफ्स बोलते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं तो आपको और ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। हम लोग कौन सी क्लास है, तो कॉमर्स की क्लास है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इन द केस ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक होता है। कॉमर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स उसी से बिलोंग करता है, और बिजनेस, ये तीनों क्या है, एक तीसरे से कोरिलेट होते हैं। तो ये तीनों का अगर पे ऑफ्स पूछा जाए, पे ऑफ्स आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, तीनों का जो पे ऑफ होगा वो सेम थिंग होता है। एक होता है मनी, एक होता है टाइम, और एक होता है यूटिलिटी। आई बात समझ में। अब जनरल पे ऑफ्स क्या होते हैं, जनरल पे ऑफ्स क्या होते हैं, ये तो मैंने स्पेशली, क्योंकि हम लोग जिस चीज की जिस पढ़ाई कर रहे हैं उससे मैंने रिलेटेड बताया कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए जो पे ऑफ्स होंगे वो क्या होंगे। एक पे ऑफ्स एक प्रकार का आप मान सकते हैं जो रिसीव्ड होता है, आ रही बात समझ में, या जिसमें हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग पे ऑफ्स बोलते हैं, अगर जनरल। मगर आपको बोलना पे ऑफ्स ही है, जब ये पढ़ेंगे तब आपको उसमें पे ऑफ्स वर्ड ही मिलेगा, आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं जनरल, ताकि लोगों को पे ऑफ्स दिखा रहता है मगर समझ में नहीं आता पे ऑफ्स क्या होता है। तो आप लोग कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस का जो मेजर्स होता है वो किसमें होता है, या तो पैसे में होता है, या तो टाइम में होता है, या तो यूटिलिटी में होता है। और जो अगर जनरल पे ऑफ्स पूछेंगे आप, जनरल पे ऑफ्स, तो बहुत सिंपल है। जनरल पे ऑफ्स में मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूं, गेन, लॉस, नेगेटिव गेन, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है लास्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस। ये जनरल पे ऑफ्स क्या होते हैं, आपको मालूम है कोई भी काम करते हो तो आदमी प्रॉफिट के लिए काम करता है, या तो लॉस होता है, या तो नेगेटिव गेन होता है, नेगेटिव लॉस होता है, और एक होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। तो ये मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा। ये अपॉर्चुनिटी लॉस के लिए अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और इसको अलग से एक वीडियो में हम लोग शामिल करेंगे। तो ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था वो था हमारे लिए पे ऑफ्स क्या होता है, क्लियर। अब पे ऑफ्स के बाद हम लोग चलते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है उसके क्या सिचुएशंस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग के सिचुएशंस क्या होते हैं जिसमें उसको डिसीजन लेना होता है। ये मैं लिख देता हूं, डिसीजन मेकिंग के सिचुएशन। तो डिसीजन मेकिंग कौन कौन से कंडीशंस में लिए जाते हैं। सिचुएशन का मतलब ये नहीं कि आप, सिचुएशन का मीनिंग क्या होगा, कंडीशन। ओके, तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो सिचुएशन होते हैं या कंडीशन होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है फर्स्ट, अंडर सर्टेनिटी, सेकेंड होता है अंडर रिस्क, और तीसरा होता है, ये सेकंड से मिलता जुलता है, अंडर अनसर्टेनिटी। क्लियर। अब आपको कैसे समझ में आएगा ये अंडर सर्टेनिटी है, ये अंडर रिस्क है, और ये अंडर अनसर्टेनिटी। इंपॉर्टेंट ये है जो डिसीजन मेकिंग है। तो सबसे पहले आपको कंडीशन या जो सिचुएशन है वो समझ में तो आना चाहिए। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अंडर सर्टेनिटी क्या होता है। तो अंडर सर्टेनिटी में आपको बहुत ही सिंपल है, अगर आपने एक्शन लिया तो इसका ओनली वन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर एवरी एक्शन पे आपका क्या होगा, एवरी इवेंट होंगे। अरे बात समझ में। और ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा। आपको समझ में आना चाहिए।
अगर ऐसा केस कि अगर जिसमें आपने क्या किया, एक एक्शन लिया, तो तुरंत क्या हो रहा है कि एक ही रिएक्शन होगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कि एक एक्शन लेने से कई सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपने एक एक्शन लिया है तो उस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन ही नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो आपको टॉपिक समझने के लिए ध्यान में रखना है कि अगर आपने सिर्फ एक एक्शन लिया तो ओनली वन रिएक्शन। वन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? एवरी एक्शन, एवरी इवेंट्स या एवरी रिएक्शन। तो अब हम लोग रिएक्शन वर्ड को छोड़ के अब हम लोग इवेंट्स के ऊपर भी चलते हैं। इवेंट्स को भी दूसरा चीज बोला जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इवेंट को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक एक्शन लेने से सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा, सिर्फ एक ही इवेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर सर्टेनिटी। उसके बाद अंडर रिस्क, ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। मोर देन वन आउटकम्स, more than one outcomes for each decision, राइट। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि अंडर रिस्क है? तो आपको समझ में आ रहा है कि मोर देन वन आउटकम्स फॉर ईच डिसीजन। अगर आप एक डिसीजन लेते हैं, अगर आपने एक एक्शन लिया, तो आपके पास कितने रिएक्शंस होते हैं? A lot of types of reactions are there, बहुत ज्यादा रिएक्शंस होंगे। मगर इसका मतलब क्या होता है? एक एक्शन, मोर देन वन इवेंट्स, उसको आप क्या बोलेंगे? अंडर रिस्क। देखिए एकदम छोटा छोटा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आप सीख गए तो आपको प्रैक्टिकल, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हो और आपको लगता है कि सीधे प्रैक्टिकल में चले जाएं। मगर प्रैक्टिकल में अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आपसे नहीं बनने वाला। आ रही बात समझ में? अब ये नहीं है कि स्टैट्स पढ़ना है तो स्टैट्स में आपको सिर्फ मीन, मोड, मीडियन है ताकि आपको फॉर्मूला बता दिया जाए और आप बना लें। तब भी उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको थ्योरीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लग रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में जो पैटर्न्स होते हैं उसमें आपको मालूम है कि थ्योरेटिकल पोर्शंस भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। मगर ये जो एडवांस स्टार्ट्स है उसमें तो आपको विदाउट थ्योरी प्रैक्टिकल आपसे नहीं बनेगा। आपको सिचुएशन ही समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सिचुएशन का क्वेश्चन है, कौन सा मेथड यूज होगा। आ रही है बात समझ में? तो इस चीज आपको ध्यान में रखना है कि अंडर सर्टेनिटी क्या, अंडर रिस्क क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग लास्ट चलते हैं अंडर अनसर्टेनिटी, राइट। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो इसको डिफाइन, ये देखिए क्या डिफरेंस है ये आपको समझना होगा। फर्स्ट, इसमें अगर आप एक एक्शन लेते हो, ठीक, तो क्या होगा? एक्शन का हम लोग ये मान के चलते हैं रिएक्शन होता है। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि एक्शन जब भी लेंगे तो उसमें क्या आएगा? एक रिएक्शन होगा। मगर इसमें होता है नो इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। अगर आपने एक्शन लिया तो रिएक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इसको और अच्छे से आपको समझना है, इसको और अच्छे से समझना है, तो मैं एक और लिख देता हूं, नो नॉलेज इज अवेलेबल फॉर ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स। मतलब क्या घटना घटेगी उसकी जानकारी ही नहीं होती है, और घटना घटेगी कि नहीं ये भी जानकारी नहीं होती है। देखिए अगर आपने एक एक्शन लिया, सिर्फ एक एक्शन, यहां मैं लिख देता हूं वन एक्शन, राइट। अगर आपने एक एक्शन लिया तो मैंने यहां लिख दिया जनरल इंफॉर्मेशन कि रिएक्शन में रिएक्शन होना जरूरी है, मगर नो इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है रिएक्शन का, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या मान के चलते हैं? अंडर अनसर्टेनिटी। अगर उसको और बेहतरीन समझना है, अगर आपने कोई एक्शन लिया, नो नॉलेज इज अवेलेबल फॉर ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स, वो घटना घट रही है या नहीं घट रही है। आ रही बात समझ में? ये घटना घट रही है, एक्शन लेने से ये घटना घट रही है, नहीं घट रही, उसकी अगर कोई जानकारी ही नहीं होती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर अनसर्टेनिटी। क्लियर? अब ये आप लोगों को समझ में आएगा कि सर्टेनिटी क्या होता है, रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होता है। देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर इसमें सिर्फ एक एक्शन होगा,
सिंपल सी थ्योरी है, अगर एक कॉइन आप टॉस करते हो तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, राइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो होता है अंडर रिस्क का क्या मीनिंग होता है, मोर देन वन आउटकम्स फॉर ईच डिसीजन। अगर आपने एक एक्शन लिया तो आपके पास क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है अंडर अनसर्टेनिटी, उसमें क्या होता है कि आप एक्शन जरूर ले रहे हैं मगर उस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, इसका कोई भी क्या घटना घटेगी या नहीं घटेगी भी कि नहीं घटेगी, वो भी आपको नॉलेज में नहीं होता है। उस वो कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर अनसर्टेनिटी। अब ये इवेंट्स क्या होता है, देखिए एक इवेंट्स मैंने आपको जो पढ़ाना चालू किया तो उसमें एक बताया कि एक्शन, एक्शन से क्या होता है रिएक्शन, रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब ये इवेंट को और भी क्या बोलते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो वो नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये मैं लिख रहा हूं, स्टेट्स ऑफ नेचर। कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझने के लिए देखिए, पहले तो इंपॉर्टेंट है समझना। अगर जब तक आप वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से नहीं समझेंगे अपने लैंग्वेज में, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो एक्शन को हम लोग रिएक्शन, एक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो रिएक्शन, रिएक्शन को ही हम लोग इवेंट बोलते हैं, इवेंट को ही हम लोग स्टेट ऑफ नेचर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, अंडर अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है कि अगर आपने एक्शन लिया तो जो इवेंट होगा, जो इवेंट होगा नॉट फिक्स्ड लिख दे रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा। जस्ट दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये और ये मतलब क्या, अंडर सर्टेनिटी। अगर एक एक्शन होता है तो सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है। अंडर अनसर्टेनिटी में क्या होता है, अगर एक्शन हो भी जाए तो इसकी गारंटी नहीं है कि इवेंट होगा कि नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड। आ रही बात समझ में। मगर सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पोर्शन ही आपको नहीं समझना है, आपको ये पूरा समझना है, ये जो मैंने आपको बताया। क्लियर। अब ये इस पोर्शन से हम लोग आगे चलते हैं, इस पोर्शन से अंडर, क्लियर, कौन सा है, अंडर अनसर्टेनिटी, या इन दिस सिचुएशन लिख देता हूं, इन दिस सिचुएशन, इन दिस situation obtained consequence are known as conditional payoffs। भाई जब अंडर अनसर्टेनिटी कंडीशन अगर रहता है तो उसमें भी तो आपको रिजल्ट तो फाउंड होगा ही ना। ऑब्टेन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब मैंने आपको क्या बताया है, रिजल्ट। इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें आपको बताया था, देखिए ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स का जनरल अपनी लैंग्वेज में मीनिंग अगर आप समझ गए तो आपसे ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा कि अंडर इस, इन दिस सिचुएशन, कॉन्सिक्वेंस जो आपको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल पे ऑफ्स बोलते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ क्या बताया था कि सिर्फ पे ऑफ्स बताया था। अब देखिए कंडीशनल पे ऑफ्स में अगर डायरेक्ट बताता तो आपको पहले यह समझना था कि पे ऑफ्स होता क्या है, तो इसलिए मैंने पहले पे ऑफ्स बताया और उसके बाद ये हो गया आपका कंडीशनल पे ऑफ्स। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो हमारे लिए मैथड्स होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। और मैथड्स के बाद बहुत इजी है, उसमें बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया लिख देता हूं, इसमें अंडर बाद में लिखेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, तो दो तीन, देखिए तीन सिचुएशन बताया, तीन कंडीशन बताया, तीन ही क्राइटेरिया होता है। क्लियर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो जो थर्ड मैंने बताया वो। क्लियर। तो इसका जो फर्स्ट होगा क्राइटेरियन ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्राइटेरियन ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। क्लियर।
क्राइटेरियन ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अब इसमें कितने टाइप के मेथड्स होते हैं वो आपको देखने हैं। तो टोटल 5 काइंड्स ऑफ मेथड्स आर देयर। 5 प्रकार के मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो मेथड होता है वो आपके लिए होता है क्राइटेरियन मैक्स। ध्यान से देखेंगे, मैक्स क्राइटेरियन, राइट। सेकेंड जो होता है वो होता है मिनीमैक्स क्राइटेरियन। थर्ड जो होता है वो होता है मैक्सी मिनी क्राइटेरियन। और फोर्थ जो होता है वो होता है हर्विज, WIT हर्विज क्राइटेरियन। और लास्ट जो होता है, फिफ्थ जो होता है, वो हमारे लिए होता है लैपलैस क्राइटेरियन। तो ये 4 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? अब जो फर्स्ट है मैक्स क्राइटेरियन। मैक्स देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मैक्स क्राइटेरियन, मैक्स में क्या मीनिंग होता है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम्स, जो सबसे ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब क्वेश्चंस आप बनाएंगे, जब टेबल रहेगा तो उसमें 2 प्रकार के आइटम्स रहेंगे। एक इवेंट जिसको हम लोग स्टेट ऑफ नेचर बोल रहे हैं, और दूसरा एक्शन। तो एक्शन में आपको हमेशा याद रखना है कि आपने जो एक्शन लिया है उसका पे ऑफ्स आपको डिफाइन करना है। पे ऑफ्स का मतलब उसका जो रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के बीच का जो रिजल्ट होगा वो आपको डिफाइन करना है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि मैक्सिमम्स, जितने भी एक्शन है उसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, उस मैक्सिमम का मैक्सिमम जो होगा वो आपके लिए अंडर मैक्स क्राइटेरियन। तो ये अभी मैं समझाऊंगा, प्रैक्टिकल एक लूंगा, एक ही प्रैक्टिकल लेंगे जिसमें सारे मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, सिर्फ समझ लेना पहले, मिनीमैक्स। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम। इसका मतलब है जो आपके पास एक्शंस आपने लिया है, जो एक्शंस लिया है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, उस मैक्सिमम वैल्यू का आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमिनी में क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम्स। इसमें भी सबसे पहले आपने जो एक्शन लिया है, सारे एक्शंस के, भाई कोई जरूरी थोड़ी है आपने एक एक्शन लिया, आपने 4 एक्शंस लिया है, तो 4 एक्शंस के जो मिनिमम वैल्यू होगी उसका मैक्सिमम वैल्यू इज द रिजल्ट एज पर द थर्ड मैक्सिमिनी क्राइटेरियन, राइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हर्विज क्राइटेरियन, हर्विज वैल्यू। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, हर्विज वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। हर्विज वैल्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, सारी चीजें एक्शंस के ऊपर रहेंगी। एक चीज आपको ध्यान, मैक्सिमम वैल्यू इनटू कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिज्म, यहां प्लस साइन लगाएंगे, मिनिमम वैल्यू विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिज्म। क्लियर? अगर इसको आप शॉर्टकट लिखना चाहिए तो ये कोफिशिएंट है, ठीक है, तो कोफिशिएंट को आप C लिख लीजिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से आपको क्या करना होगा, C से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस साइन लगाना होगा, फिर आपको
एक्शन से आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, मिनिमम वैल्यू चूज करनी होगी, मिनिमम वैल्यू को 1 माइनस सी से इवेलुएट करना होगा और दोनों को क्या करना होगा, सम कर देना होगा। क्लियर। अब जो लास्ट है लैप्लासिक क्राइटेरियन, लैप्लासिक क्राइटेरियन में आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर ईच एक्शन, राइट। आपने जितने भी एक्शन लिए हैं वो सारे के आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा। जो अर्थमेटिक मीन मतलब जिस एक्शन का अर्थमेटिक मीन मैक्सिमम होगा, दिस इज द रिजल्ट एज पर द लैप्लेस क्राइटेरियन। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा थ्योरी पार्ट में, तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई जिससे कि आपको आराम से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन पाए। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं और वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो करीब करीब 2 घंटे के भी हो जा रहे हैं, तो इसलिए वीडियोस को थोड़ा छोटा करेंगे हम लोग। और फटाफट आप लोग स्क्रीन पर देखें, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। आपको ये लिखा हुआ है एक्शन, ये ऊपर में लिखा हुआ है स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, और इसमें दिया हुआ है जो एक्शन है A1, A2, A3, A4, राइट। स्टेट ऑफ नेचर में आपको S1, S2, S3 ये 3 दिया हुआ है। क्लियर। इसमें जो वैल्यूज दी हुई है वो मैं लिख देता हूं। वैल्यूज दिया हुआ है 22, 16, 14, 25। S2 में दिया है 18, 24, 16, 12, 10, 18, 40 एंड 50। अब इसमें आपको बोला हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग पे ऑफ्स गेन, विद इन ब्रैकेट गेन लिखा हुआ है। अब साथ में इसमें आपको बोला है मतलब यूजिंग हर्विज कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिज्म एज 0.25, तो वो भी मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिज्म, जिसको हम लोग C बोल रहे थे, कोफिशिएंट 0.25। ठीक। अब इसमें आपको सारे मेथड्स मैंने जितने बताए हैं, ठीक है, वो सारे आपको कैलकुलेट करने हैं। क्लियर। तो पहला जो मेथड हम लोगों ने देखा था, जो पहला मेथड देखा था वो क्या था हमारा, मैक्सीमैक्स, मैक्सीमैक्स, ये मेथड था हमारा। इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था, मैक्सीमैक्स का मीनिंग क्या बताया था मैं, याद कीजिए आप लोग, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द मैक्सिमम्स वैल्यू एज पर द एक्शन, मैंने ये बताया आप लोगों को। कितने एक्शन से देखिए, 1, 2, 3, 4, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यू एज पर एक्शन A1 के लिए, ठीक। मैंने क्या लिखा, मैक्सिमम वैल्यू एज पर एक्शन 1। अब देखिए मैक्सिमैक्स के लिए मैंने क्या बताया, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो हर एक्शन 1 में कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, 20। अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया, जो स्टेट ऑफ नेचर अभी मैंने बताया, इसको हम लोग इवेंट भी बोलते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि मैंने एक्शन पढ़ाया रिएक्शन पढ़ा दिया है, रिएक्शन को ही इवेंट बोलते हैं और इवेंट को ही क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ नेचर भी बोला जाता है। क्लियर, ये मैंने सारी चीजें बताई आपको, तो घबराना नहीं है। अब आपको एक्शन देखना है, जो भी चीज, 2 चीजें होती है, एक इवेंट और एक्शन। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे एक्शंस के ऊपर सॉल्व होंगे, वे ऑफ एक्शंस होंगे, वे ऑफ इवेंट्स नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, एक्शंस के वे पे ही होंगे। तो एक्शन देखिए, आपको क्या निकालना है, गेन कैलकुलेट करना, मैक्सिमम, ठीक है। यहां लिखा है मैक्सिमम वैल्यू एज पर एक्शन ए, 3 वैल्यू, तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, 22, यहां लिख दीजिए 22। क्लियर। एक्शन कितने एक्शन है, 4 एक्शन है। सेव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्शन A2 में चले आइए। A2 में मैक्सिमम वैल्यू देखिए, A2 में कितने आइटम है, 16, 24, 18, ये शायद 18 ही है ना, मैं देख लू एक बार, हाँ 18 है।
तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है? 24 है, तो यहां मैं 24 लिख देता हूं। क्लियर? फिर सेम मैक्सिमम वैल्यू एज पर एक्शन A3। A3 का जो मैक्सिमम है देखिए 14, 16, 40, मैक्सिमम क्या है? 40, तो ये हमने लिख दिया 40। उसके बाद फोर्थ मैक्सिमम वैल्यू एज पर एक्शन A4। A4 में मैक्सिमम देखिए क्या है? 25, 12, 15, 25 मैक्सिमम, ये 25 हो गया। अभी हमने ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया है, उसके बाद हमको क्या करना है? फिर से मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम्स, तो ये मैक्सिमम्स हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ द रिजल्ट इज मैक्सिमम, तो यहां मैक्सिमम रिजल्ट लिख दीजिए, यहां लिख दिया रिजल्ट। कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? तो हमको मैक्सिमम रिजल्ट कैसे पता चलेगा? तो जो मैक्सिमम होगा, इन सब में मैक्सिमम कौन सा है? 40। नाउ द रिजल्ट इज A3 इज इक्वल टू 40। मतलब एक्शन 3 इज द बेस्ट मैथड फॉर द बेस्ट वैल्यू, बेस्ट एक्शन, सॉरी, A3 इज द बेस्ट एक्शन फॉर द गेटिंग मैक्सिमम गेन। क्लियर? ये फर्स्ट मेथड हो गया, समझ में आया? अब मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं। सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था मिनी मैक्स। क्लियर? मिनी मैक्स, मिनी मैक्स क्राइटेरियन। तो मिनी मैक्स का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको? मिनिमम, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम्स, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन, राइट? दैट मीन्स आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम्स कैलकुलेट करने हैं। मिनी मैक्स में भी, मिनी मैक्स क्राइटेरियन में भी सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम्स कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम गेन कैलकुलेट करना है फॉर ईच एक्शन। एक्शन 1 का मैक्सिमम क्या है? 22, ये 22 लिखा हुआ है, देखिए। मैक्सिमम गेन क्या है A2 के लिए? 24, देखिए लिखा हुआ है 24, इसमें आपका 40 और इसमें आपका 25, तो ये लिखा हुआ है। मगर अब इसका जो सेकंड पार्ट, जो सेकंड मेथड का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? आंसर क्या होगा? रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम्स। ये जो भी वैल्यूज है इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, दिस इज द रिजल्ट। ओके, रिजल्ट अभी सब में मिनिमम कौन सा है? 22, तो यहां लिख दीजिएगा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम पूछा है आपसे। मिनिमम कौन सा होगा? मिनिमम एक्शन A1, यहां लिख दिया हमने एक्शन A1 इज इक्वल टू 22। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं थर्ड मेथड। मैंने क्या बताया? मैक्सी मिनी। थर्ड मेथड मैंने आपको बताया मैक्सी मिनी। अब मैक्सी मिनी का थ्योरी क्या बताया मैंने? मैक्सी मिनी का मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम्स, मिनिमम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिनिमम फॉर ईच एक्शन, क्योंकि हमेशा ये सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। देखिए सारे मेथड्स में एक साथ बता रहा हूं। अब आप इसके बाद बुक जब खोलेंगे, कौन से टॉपिक के लिए? स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी टॉपिक के लिए, और उसमें से कौन सा पोर्शन? क्राइटेरियन ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर या फिर सॉरी अंडर अनसर्टेनिटी। तो आपसे अब एक बार में क्वेश्चंस बनेगा, एक बार में, जबकि आप पढ़ते हैं तो लगता है कि किस तरीके से आपको बनाना है। चलिए, तो ये हमारे लिए मैक्सिमम्स ऑफ द मिनिमम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यूज फॉर ईच एक्शन। ओके, जैसे हमने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट किया वैसे मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्शन A1। A1 के लिए मिनिमम क्या है? देखिए A1 के लिए 3 वैल्यू, उसमें मिनिमम 10 है, यहां 10 लिख दीजिए। सेम वैसी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्शन A2। A2 के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 3 आइटम है, सबसे मिनिमम 16 है, ये 16 लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्शन A3। A3 में चले आइए, A3 में जो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तीनों में 14 है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू फॉर एक्शन A4।
A4 में देखिए 25, 12 और 15 है, मिनिमम कौन सा है? 12 है। आंसर जो लिखना है, रिजल्ट जो लिखना है, रिजल्ट जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में क्या आपको आना है? देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम्स ऑफ द मिनिमम्स। जो मिनिमम आपने डिफाइन किया है, मिनिमम्स जो है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक्शन आपके लिए क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन होगा, और दिस इज द रिजल्ट, राइट। तो आपको मैक्सिमम, इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सी है? 16 है। तो आपके लिए जो होगा मैक्सिमम, यहां लिख दीजिएगा एक्शन। कौन सा एक्शन में आ रहा है? कौन से एक्शन में आ रहा है? देखिए A2 में आ रहा है, और A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 की जो वैल्यू है वो है 16, ये 16 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हो गया। आया समझ में? मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये समझ में नहीं आना चाहिए टॉपिक। तो ये बहुत इजी होगा, ये स्कोरिंग होना चाहिए आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ मेथड, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, हर्विज क्राइटेरियन मेथड। ओके, तो हर्विज क्राइटेरियन में क्या होता है? फॉर्मूला, हम लोग हर्विज वैल्यू निकालते हैं। ओके, हर्विज वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? ये मैं लिख दिया, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू इनटू सी मतलब अभी मैं लिख के बताया था, सी दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, राइट, क्योंकि वहां हमारे पास स्पेस कम रहता है। यहां फिर प्लस साइन लगाएंगे, यहां लिखेंगे मिनिमम वैल्यू विद इन ब्रैकेट 1 माइनस सी। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग एक्शन 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट एक्शंस के लिए आपको निकालना है। एक्शन 1 के लिए सबसे पहले एक्शन 1 के लिए, एक्शन 1 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी? एक्शन 1 में मैक्सिमम वैल्यू 22 है, तो यहां लिखेंगे 22 इंटू दिस इज द गिवन कोफिशिएंट एज पर द क्वेश्चन 0.25, फिर प्लस साइन लगाएंगे। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये तीनों में मिनिमम देख लीजिए 10 है, तो ये 10 लिख दीजिए, फिर 1 माइनस 0.25 एज पर द फॉर्मूला। ये रिजल्ट निकाल देंगे। एक्शन 2 के लिए जब निकालेंगे, एक्शन 2 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 24 है, 24 इंटू 0.25 प्लस मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, मिनिमम वैल्यू 16 है, 16 1 माइनस 0.25, ये आ जाएगा। A3 के लिए कैलकुलेट करते हैं हर्विज वैल्यू। देखिए हम लिख के बनाएंगे एग्जाम में, हर्विज वैल्यू फॉर एक्शन 1, हर्विज वैल्यू फॉर एक्शन 2, हर्विज वैल्यू फॉर एक्शन 3। तो एक्शन 3 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 40, ये 40 इंटू 0.25 प्लस मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, मिनिमम वैल्यू 14 है, ये 14 हो जाएगा, 1 माइनस 0.25। A4 के लिए मैक्सिमम वैल्यू देखिए, A4 में मैक्सिमम 25 है, तो यहां 25 इंटू 0.25 प्लस मिनिमम वैल्यू कितनी है? 12 है, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.25। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द हर्विज वैल्यू फॉर ईच एक्शन, हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 0.25, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, ये मैं लिख ले रहा हूं 5.5, ये फर्स्ट के लिए 5.5, एक मिनट, 22 इंटू 0.25, 5.5, उसके बाद ये हो जाएगा 0.75 इंटू 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.75, तो ये आ जाएगा प्लस 7.5, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 5.5 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 13। क्लियर? सेम इसका करते हैं सेकंड के लिए, सेकंड के लिए करते हैं 24 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा 6, फिर प्लस 16 इंटू 0.75, ये आ जा रहा है 12, तो ये हो जा रहा है 18। थर्ड में आ जाते हैं 40 इंटू 0.25, तो ये थर्ड में आ जा रहा है 10 प्लस 0.75 इंटू 14, तो ये आ जा रहा है 10.5, तो ये आ जा रहा है 20.5। क्लियर? और लास्ट A4 में चले आइए,
A4 में हो जाएगा 25 इंटू 0.25, 6.25 हो जाएगा ये, प्लस 12 इंटू 0.75, 9, तो ये 15.25 हो जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन सा है, दिस वन, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। क्लियर। अब जो फिफ्थ मेथड था वो था हमारा लैपलेसे क्राइटेरियन। तो इसमें मैंने क्या बताया था, जितने भी एक्शन हैं सबका अर्थमेटिक मीन निकालो। तो एक्शन 1 का अर्थमेटिक मीन कैसा निकलेगा, ये 3 आइटम है, अर्थमेटिक मीन निकालना मालूम है आप लोगों को। क्लियर भाई, मीन का ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को स्टैट्स में, सिग्मा एक्स अपॉन एन। A1 के लिए निकाल लीजिए, कितने नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 3, 1 2 3, सबको प्लस कर लीजिए। सिंपल सी थ्योरी, इसको करना कैसे है, 22, सिर्फ एक बता रहा हूं, 22 प्लस 18 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 18 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा आपका 16.67। आ रही बात समझ में। सेम वैसी एक्शन 2 का कैलकुलेट कीजिए, सम ऑफ दीज डिवाइडेड बाई 3, एक्शन कर दूं, चलो मैं कर देता हूं। A2 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। A2 के लिए क्या हो जाएगा, 16 प्लस 24 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 19.33। ठीक। A3 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम सम कर लीजिए, 70 डिवाइडेड बाई 70 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 23.33। वैसे A4 का देख लीजिए, A4 में हो जाएगा आपका 25 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आ गया 17.33। अब इसमें मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन फॉर ईच एक्शन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो हमने सबका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, एंड द मैक्सिमम अर्थमेटिक मीन ऑफ द एक्शन, इट इज द बेस्ट पोर्शन, बेस्ट रिजल्ट। तो इस सब में सबसे ज्यादा कौन सा है, 1 2 3 4, 23.33, मतलब कौन सा है, A3 एक्शन जो था वो आपके लिए क्या था, सबसे बेस्ट था। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट जरूर करें, आप लोगों को बताना है। और मैं हर बार बोलता हूं आप लोगों को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप जरूर लाइक करें, और साथ में अगर कोई नया टॉपिक जिसमें आप लोगों को वीडियो चाहिए आप जरूर बोलिए। ओके, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग और आगे के क्वेश्चंस, मतलब सेकंड थर्ड वाला मैंने बताया, अब सेकंड अंडर रिस्क, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, वो एक देखना है। अपॉर्चुनिटी लॉस जो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर टुडे वीडियो।